देखिए, आप लोगों को ये लगता होगा कि जो आपकी अगर लास्ट में डील में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लास्ट में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। डील में प्रॉब्लम शुरुआत से ही शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जब सेल्स करना शुरू करेंगे, तो क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होते हैं कि आपके पहले के जो सेल प्रोसेस हैं, इसको बोलते हैं बिफोर सेल प्रोसेस मस्ट बी डन वेल। मतलब कि आपके जो पुराने सेल्स प्रोसेस है वो ठीक से होने चाहिए। अब ओल्ड प्रोसेस क्या होते हैं? जो ओल्ड प्रोसेस मतलब कि चेक आने से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं। उसके अंदर में प्रोसेस होता है, वो होता है आपका एक साइट विजिट, कि ठीक ठाक तरीके से आपकी साइट विजिट हो रखी हो, वहां आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी हो। मैं एक चीज और आपको और बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साइट विजिट ठीक से हो रखी हो, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक से हो। मैं आऊंगा इसमें भी, प्रेजेंट इसके पॉइंट पकड़ूंगा, प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। और यहां पर आपके पास में जो साइट विजिट होती है, प्रेजेंटेशन होती है, और आपकी जो पहली इंटरेक्शन होती है अगर कॉल की है। ओके, तो यहां पर आता है आपका कॉल। तो ये एक प्रोसेस होता है, मतलब कि आपका ये पुराना प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये प्रोसेस कितना पहले से डन है। अगर आपने इन प्रोसेस में कोई गड़बड़ करी है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी प्रोसेस है वो ठीक से होना चाहिए। मतलब आपको, आपने विजिट कराई हो, इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। कॉल पे मैंने पूरी क्लास ली थी, आप में से बहुत लोगों ने अटेंड भी करी थी, तो उन उसको ध्यान में रखना है आपने। प्रेजेंटेशन के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, साइड विजिट के भी एलिमेंट्स होते हैं। अभी मैं आज को उस पर नहीं बात करूंगा, आज हम सीधा ये दो टॉपिक में टाप गया हूँ, टापने के बाद में सीधा यहाँ आ गया हूँ, ठीक है जी, क्लोजिंग के ऊपर में। तो ये प्रोसेस डन होने चाहिए। मैं दो तीन चीजें आपको बीच में नोट कराना चाहूंगा। कोई भी प्रेजेंटेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी प्रेजेंटेशन अगर आप मुंह से बोल के बता रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन अगर आप मुंह से ज्यादा बोल रहे हैं, तो वो खराब मानी जाती है। क्या बोला मैंने? थोड़ा शॉर्ट में बताइए। इसको बोलिए नो वर्बल प्रेजेंटेशन, NVP, नो वर्बल प्रेजेंटेशन। टाइप इन कमेंट बॉक्स। पहला एलिमेंट है, लाइफ के अंदर में रूल है कि अगर आप जितना वर्बल प्रेजेंटेशन देंगे, जैसे अभी अभी मैं वर्बल हूं, अभी इस वक्त वर्बल हूं, नो वर्बल प्रेजेंटेशन। आपको रियल एस्टेट में कोई भी वर्बल प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। आपके पास में अपना पेन पेपर पैड होना चाहिए। कुछ भी बोलोगे आप लिखोगे, कुछ भी बोलोगे आप लिखोगे, मैप बनाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन वर्बल, सर हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, बिल्डर ऐसे ऐसे, हाथों से बात नहीं करनी है। हाथों से बात नहीं करनी है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहे हो, बीवी से बात नहीं कर रहे हो, हस्बैंड से बात नहीं कर रहे हो, दोस्तों से बात नहीं कर रहे हो, कि सामने वाले से आपको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। जहां रिजल्ट चाहिए, वहां फिर पेपर पेन मैंडेटरी हो जाता है। वहां पेपर पेन मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है जी। तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप जो प्रेजेंटेशन है, तो लोग गलती पता है क्या करते हैं, पूरे सेल प्रोसेस को वर्बल लेके आ रहे होते हैं, मुंह जबानी। मुंह जबानी सेल होती है, हाँ होती है, लेकिन बहुत कम होती है। तो आपका काम ये होता है, बिना वर्बल आपने, मतलब कोई वर्बल प्रेजेंटेशन नहीं होनी, ये क्राइटेरिया होता है। इसी तरीके से आपके पास में यहाँ पर क्लोजिंग के लिए भी क्राइटेरिया होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर, इसको मैं क्या नाम दूं? इसको ऐसे बोलते हैं, नो उल्लू बनाएंगे। एक ऐड आता था ना, नो उल्लू बनाएंगे का मतलब ये होता है, नो टैबलेट और आईपैड, नो टैबलेट और नो आईपैड। फिर बोल रहा हूं, कोई टैबलेट नहीं, कोई आईपैड नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, लिखना है, लिखना है। पीपीटी पे प्रेजेंटेशन दे दी आपने, उसके बाद लिखना है, ठीक है जी, लिख के बताना है। आप, अच्छा मैं आप सब लोगों से अभी एक सवाल पूछ लेता हूं। अगर मैं आपको क्लोजिंग की पीपीटी शेयर करूं और मैं आपको ये माइंड मैप शेयर करूं, कहां आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो? माइंड मैप पे मैं लाइव लिख रहा हूं और पीपीटी स्लाइडर हो, कहां आप ज्यादा कनेक्ट करोगे? तो
मैं भी तो लिख रहा हूं ना, हर बार हर ट्रेनिंग में लिखता हूं ना, इतनी दे दी। कभी चलाई है पुरानी वाली? 2 साल में किसी ने देखी हो कि मैंने दोबारा? नहीं ना, कोई मजबूरी हो, बात अलग है। तो रूल, तो आपको कभी भी, पहला रूल क्लोजिंग का रूल होता है। दूसरा रूल जो होता है, नो उल्लू बनाइन का मतलब क्या होता है? मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं क्लोजिंग की बात बता रहा हूं आपको। आप सबसे ज्यादा सेल तब लूज करते हो जब आप क्लाइंट को बेवकूफ समझते हो, और दो बेवकूफ होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेवकूफ मैं ये नहीं कह रहा बेवकूफ होता है। बेवकूफ मतलब ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो हमारे क्लाइंट होता है ना, उसको लगता है उसे रियल एस्टेट की बहुत नॉलेज है, पर होती नहीं है। ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं। तो तो उसको लगता है मेरे को सब पता है, मैंने इतने प्रोजेक्ट देख लिए, मुझे उस प्रोजेक्ट का पता है, उस प्रोजेक्ट का पता है। यार देखो, ये वही वाली बात है। बैंक, अगर बैंक का मैनेजर आपसे ये बोले, तेरे से ज्यादा मैं पैसों में रहता हूं, तेरे से ज्यादा मेरे पास पैसे रहते हैं, इसका मतलब है कि वो अमीर है? इसका मतलब पैसे कमाने आते हैं उसे? पैसों में कौन ज्यादा रहता है, आप या बैंक मैनेजर? नोटों में कौन ज्यादा खेल रहा है, आप या बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर ना। पैसों चारों तरफ किसके हैं? पैसे ज्यादा मैनेज कौन कर रहा है, इधर उधर कौन कर रहा है? बैंक मैनेजर और आप, बैंक मैनेजर। लेकिन अमीरों का कर रहा है ना। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि जो चीज तुम्हें दिख रही है, तुम्हें लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा आती है, हो सकता है तुम्हें कुछ ना आता हो। ऐसे समझना, हर चीज का अंदर बैकग्राउंड में एक साइंस होता है, जिसे व्याकरण बोलते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोलते हैं? ग्रामर। तो रियल एस्टेट का ग्रामर, तो जिसको ग्रामर आता है, जिसको ग्रामर आता है ना, उसको चीजें आती हैं, उसको लैंग्वेज बोलनी आती है। मुझे अगर हिंदी बोलनी आती है तो ये एक बोली है, मुझे अगर हिंदी की व्याकरण आती है तो ये एक भाषा है। समझो, बात एक ही है, दोनों का रिजल्ट क्या है? मैं बोल तो बहुत अच्छी रहा हूं ना, लेकिन इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हिंदी का साहित्यकार हूं। समझने की कोशिश करना, दोनों का फर्क क्या होता है। तो रियल एस्टेट का भी एक ग्रामर है, पीछे चल रहा है। वो ग्रामर एजेंट्स को पता होता है, बिल्डर को ग्रामर पता होता है। ऐसे समझो, आपको पता है कि टेबल पे किसान से डील कैसे करते हैं जमीन की? आपको पता है किसान से कैसे डील की जाती है, जमीन का कैसे नेगोशिएट होता है, अथॉरिटी से कैसे सेटिंग करके जमीनें निकलवाई जाती है ऑक्शन से? आपको पता है? नहीं पता ना। ये बिल्डर को पता है। तो ये ग्रामर है जो बिल्डर के पास में है। समझ जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसके ग्रामर से जो पीछे चल रहे हैं। तो बायर को कई बार ये लगता है कि उसको पता है, लेकिन उसको सच में ग्रामर नहीं पता, उसे लैंग्वेज पता है। बोल अच्छी रहे, ये प्रोजेक्ट में इतना, उसे ये नॉलेज है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना? वो आपको पता होता है जनरली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसके अंदर में जब आप क्लोजिंग करते हैं, मैं मैं फेक प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि क्या हम ऐसा कर सकते, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या क्या शब्दों का उच्चारण रखूं, मुझे सोचने दो 2 मिनट के लिए। कि क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब क्लाइंट आपके पास में बैठा हो और आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट इसके लिए नहीं है, तो आप ये बात उसको साफ साफ बोल सके? क्या आप ये काम कर सकते हैं? मतलब साफ साफ, मतलब आप इस चीज में ऑनेस्टी रख सकते हैं, पहला। दूसरी ऑनेस्टी क्या चाहिए होती है कि जो क्लाइंट होता है सामने वाला, किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी रीजन हो, चलो कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर लूं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट में रहूंगा पर थोड़ा आउट ऑफ कर लें, क्योंकि ये चीज समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इसमें, मैं ये नहीं बोल रहा, समझो क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज है। मान के चलते हैं कि आपका जो क्लाइंट है, ठीक है ना, और वो आपसे डीलिंग करना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका, मैं आप ये बता रहा हूं कहां आपकी सेल मर जाती है। हमारे साथ में क्या होता है कि जब हमारे सामने क्लाइंट बैठा होता है ना, तो हमें अंदर खाने कुछ चीजों पे डाउट होता है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसलिए कह रहा हूं कि भगवान के लिए वही लड़ने जाते हैं जिन्हें अपने भगवान पे डाउट होता है। मतलब कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, कोई अगर हमारे डाउट को एजिटेट कर दे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। कौन कौन एग्री करता है इस बात को? अगर आपके डाउट को, अगर आप डाउट में हो, जैसे आप पहले ही डाउट में चल रहे हो कि यार मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, और तीसरा आदमी आपको कहे तू नहीं होता कामयाब, तो आप ज्यादा चिढ़ जाओगे। यस और नो? क्योंकि आपका डाउट एजिटेट कर दिया उसने, उसको थोड़ी पता था। तो कहानी क्या होती है कि कई मामलों में जो आपका क्लाइंट होता है ना, वो आपके डाउट को एजिटेट कर देता है। अब आपका क्या डाउट होता है? अब मुझे सच सच बताना आप में से, मेरे पास में आपका पोल रिपोर्ट है, पोल रिपोर्ट है, जो पोल रिपोर्ट है वो मेरे पास में पड़ी हुई है। अब मुझे ऑनेस्टी अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जो प्रोजेक्ट आप बेच रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट आप बेच रहे हो, आप 100% कन्विंस्ड हो ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, ये दूर भी नहीं है, इसका प्राइस भी ठीक है, बिल्डर भी बहुत अच्छा है, बिल्डर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें जो भी प्रोजेक्ट आप बेच रहे हो। और जिसको डाउट है वो डी लिख दे कि यार मुझे डाउट है, मेरा प्रोजेक्ट दूर है थोड़ा, मेरा प्रोजेक्ट महंगा है थोड़ा सा, मेरा प्रोजेक्ट, जो आपको डाउट आता है कि मेरा थोड़ा सा महंगा है यार, थोड़ा सा दूर है यार, थोड़ा सा नाजायज प्राइस है यार, बिल्डर कमीशन कम दे रहा है इसमें, प्रोजेक्ट तो अच्छा है इसके अंदर पर कमीशन कम है इसमें, और मल्टीपल इसके लोग अच्छे नहीं है। ठीक है, देखिए, अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको, मधु मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं होते जनरली, हमारे पास एक या दो प्रोजेक्ट की फोकस होता है। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे कोई फोकस नहीं कर सकता, कोई भी मल्टीपल प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर सकता। फोकस का मतलब ही होता है कि आपकी पूरी ऊर्जा एक पर है। कहने को मल्टीपल होते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी मधु एक बहुत गलत आदत होती है। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे ध्यान रखते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम मत करिए, किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़िए, उसे फोकस रखिए, अपने प्लेटर में 50 रख लो। कि मेरे पास क्लाइंट आता है तो हम क्लाइंट को कुछ भी बोल दें वो एक अलग बात है, लेकिन फोकस एक पे होना चाहिए हमेशा। ठीक है ना? ओके। सो गाइस, सबसे पहली चीज क्या होती है कि कई बार जब हम प्रोजेक्ट बेच रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें डाउट होता है, अंदर खाने हमें इंटरनल डाउट आ रहा होता है। जब इंटरनल डाउट आता है और वही डाउट अगर क्लाइंट पूछ दे, वो सेल वहां मर जाएगी। आपको डाउट है दूर है, और क्लाइंट ने पूछ दिया दूर है, ये सेल मर जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज कन्विंसिंग हो जाती है उसके बाद। असल में आप उसे कन्विंस नहीं कर रहे होते, आप किसको कन्विंस कर रहे होते हो? एक्चुअल में अपने को कर रहे होते हो, और वो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन होती है। ठीक है ना? मतलब ऐसा कोई जिसमें आप ही डाउट में हो और क्लाइंट ने वही सवाल पूछ दिया, तो आप परेशान हो जाओगे, और ये परेशानी क्लाइंट भांप लेता है। इसलिए कहता हूं मैं हमेशा कि जब भी आप क्लोजिंग के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक फैक्टर है, वो ये आता है कि आपको ना इस इमोशन से ही बाहर आ जाना है कि प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है, इस इमोशन से बाहर आ जाओ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब प्रोजेक्ट बेस्ट है, अच्छा है, अपना ये इमोशंस ही हटा दो अपनी लाइफ से। मतलब कहने का ये है, सोल्जर का काम क्या है? बॉर्डर पे जो सोल्जर है उसका काम क्या है? बॉर्डर पे जो सोल्जर है उसका काम क्या है? बॉर्डर पे जो सोल्जर है उसका काम क्या है? अगर चाइना से हमला हो जाता है वो क्या करेगा? अगर उसके इमोशन जाग गए, अच्छी बात है बुरी बात है? अगर उसके इमोशन जाग गए ना, तो हम सब गुलाम हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आपका इमोशंस, आपका इमोशंस कब आना चाहिए? ध्यान से सुनो, तो आपका इमोशन कब आना चाहिए? प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते वक्त। और प्रोजेक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं, कोई बताएगा मुझे? प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है, ध्यान से सुनिए, ये क्राइटेरिया होता है आपका,
आप जब सेलेक्ट करते हो, ये मैं एक अलग इसकी वो खोल रहा हूं, यहां पर लेते हैं। तो इमोशंस आपके सिर्फ एक बार आने चाहिए जिस वक्त आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही आपके इमोशन, उसके बाद आपका कभी इमोशंस नहीं आना चाहिए। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक एक करके आ जाते हैं। पहला चीज, ठीक है जी। तो आपके अभिजीत पाटिल ने लिखा है गंदा है पर धंधा है। नहीं अभिजीत जी, ऐसा नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं ना, ऐसे समझो, हम लोग गलती जनरली क्या करते हैं, जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं, हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तभी इमोशनल होइएगा। डिसीजन लेने के बाद इमोशनल नहीं होते। इमोशनल मतलब कि अब ये खराब है, अच्छा है, जो है फिर वो आपका है, जो है वो आपका है। और अगर आपको अंदर जाके ऐसा लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया था ये गलत है, तो क्विट कर दो। मान के चलो आपने सोचा ये अच्छा बिल्डर है, और कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, तो आपके पास इनमें से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आती, क्विट कर दो। आपको लगता है नहीं यार, मेरे को तो लगा था कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, इसका नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक बार एंट्री कर गई तो कोई इमोशंस नहीं है, आप सिर्फ एक सेलर हो। आपका धर्म ये है कि आपको ये प्रोजेक्ट बेचना है, ये आपका धर्म है। आप इससे बाहर जाते हो तो इसका मतलब आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, अपने व्यवसाय के साथ चीटिंग कर रहे हो। आप अगर अपने काम पे डाउट रखते हो, आप अपने अपने काम पे डाउट कर रहे हो, अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। यकीन मानिए, ठीक है ना, ये एक बहुत ही बड़ी चीटिंग की श्रेणी में आएगा। आप अपने आप से भी चीटिंग करते हो, इट इज अ चीटिंग। तो जो आपको सिलेक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सेलेक्ट करना था, आपने बिल्डर को देखना था, अगर ये क्राइटेरिया में फुलफिल आया, अब मैंने जो भी लिखा, क्या मैंने उसमें लोकेशन लिखी है? हैव आई राइट लोकेशन? मैंने उसमें लोकेशन लिखा है क्या सिलेक्शन में? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, लोकेशन था उसमें? ओके। उसमें मैंने प्राइस लिखा था क्या? प्राइस नहीं लिखा था। ये आपका काम नहीं है। देखो, अगर किसी लोकेशन पे सरकार उसको प्लॉट अलॉट कर रही है, तो वो सरकार और उसके बीच की अपनी सेटिंग है, कुछ डेवलपमेंट होगा। सरकार खेतों के बीच में तो लॉन्च नहीं करने दे रही। सरकार का अगर कोई, और सरकार भी फेल होती है ऐसी बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो पास हो जाएगी। तो ये जो ड्यूटी आपकी है ही नहीं, और आपको पता भी नहीं कि सरकार की क्या प्लानिंग है, वो कभी खोलेगी भी नहीं। क्यों नहीं खोलेगी? आपको पता है क्यों नहीं खोलेगी? फ्यूचर प्लानिंग सरकार जनरली इसलिए नहीं खोलती क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं, भू माफिया वाले लोग प्लॉटों को उनको रख के स्टोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब जमीनों को उठा उठा के स्टोर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सरकार बताएगी भी नहीं बहुत ज्यादा कि भाई हमारी ये फ्यूचर प्लानिंग है, फलाना प्लानिंग है। वो उतना बताती है जितनी वो लॉन्च कर चुकी होती है, जितनी वो प्लॉट का ऑक्शन कर चुकी होती है। आप समझिए कैसे होता है। वो क्या करती है, अथॉरिटी क्या करती है, सबसे पहले भूमि अधिग्रहण करती है, उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च बताती है कि हम यहाँ करने वाले हैं। तो जनरली बहुत सी ऐसी चीजें होती है ताकि बहुत फर्दर क्या चीज होने वाली है वो ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करे, ताकि यहाँ पर बहुत ज्यादा
मतलब भूमाफिया टाइप के कुछ चीजें ना आ जाए। मुद्दा ही आ जाता है, ना तो मैंने इसमें लोकेशन बोली और ना ही मैंने प्राइस टैग बोला है। अब दूर है कि पास है कि कुछ भी है, सवाल ये आता है कि हमने तीन चार चीजें रख ली, तीन चार चीजें। और एक चीज और याद रखना, कुछ क्लाइंट अपना लक लेके चलते हैं, कुछ क्लाइंट अपना लक लेके चल रहे हैं। उस क्लाइंट का बिलीव ये है कि उसकी जिंदगी में उसे खराब प्रोजेक्ट ही मिलता है। आप कुछ कर सकते हो इसमें? हाँ या ना बताओ। नहीं कर सकते ना। आप अगर उसको कोई भी प्रोजेक्ट दोगे, पता चलेगा उसने जो फ्लैट लिया, सारे फ्लैटों का तो काम हुआ, उसी उसी फ्लैट के अंदर सीवर का उसका काम रह गया, सीपेज रह गया। ठीक है। तो बिलीव्स लोगों के, लोग अपना लक लेके चलते हैं। तो आप किसी के लक में भी नहीं। अच्छा, वो है ना, वाईफाई चला गया एक। सो ये दूसरे वाईफाई पे लैपटॉप पे आ गए हैं। मतलब उस वाईफाई का लैन कनेक्शन है बेसिकली। ठीक है ना। तो अब वो माइंड मैप वाला तो नहीं लिख पाएंगे, पर मैं आपको कट शॉर्ट में कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप जब भी किसी को क्लोजिंग कराते वक्त जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो ये आता है कि जब आपके इमोशंस आएंगे ना, देखिए, आपके इमोशंस की गारंटी कोई नहीं है। बिल्डर ने पैसे लगाए हैं, अथॉरिटी ने लगाए हैं, उस जगह पे लगाए हैं, उसने प्रोजेक्ट लगाया, अच्छा बिल्डर है, आपकी इमोशंस की ड्यूटी खत्म हो जाती है। आपका काम सिर्फ इतना आता है कि आप अच्छे तरीके से सेल करेंगे उसको, आप अच्छे से बताएंगे, अच्छे से दिखाएंगे। और वो प्रोजेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका ये मन होना चाहिए कि इसके अंदर में मुझे घर लेना है। तो एक चीज ये। दूसरी जो बात आई थी, जो मैंने बताया था कि सेल्स क्लोजिंग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर किसी भी मोमेंट पे क्लाइंट को आपकी सेल सबसे ज्यादा जो खराब होती है ना, वो खराब ये होती है। मैंने यहां पर ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो क्लाइंट को बेवकूफ समझते हैं। मैं कोई एग्जांपल बताऊं बेवकूफ का? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमने कितने अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन जो इंटेलिजेंट क्लाइंट होता है ना, जो इंटेलिजेंट बायर होता है, वो कई, इसे कहते हैं बिलो द लाइन। तो जो क्लाइंट होता है वो बिलो द लाइन पड़ता है। वो कभी, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, क्लाइंट की एक टेंडेंसी होती है, आप जो कह रहे हैं वो कभी नहीं सुनेगा। उसका दिमाग बस ये चल रहा होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, आप क्या कह रहे हैं उससे उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और 99% टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे बंदे होते हैं ना, जो सेल उठाते हैं, वो बार बार ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ। ठीक है जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। सेल्स का एग्जाम्पल है, पहले भी दे चुका हूँ, एक बार और दे देता हूँ मैं आपको। मैं टोयोटा गाड़ी खरीदने के लिए गया, और इटियोस, इटियोस के अंदर मीटर बीच में है, मीटर बीच में। मैं वो गाड़ी खरीदने के लिए गया, तो वहां का जो सेल्स का लड़का था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई इसका मीटर बीच में क्यों है? ऐसे ही पूछ लिया, मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर वो साइड में भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लेनी वही गाड़ी थी। लेकिन मैंने उससे पूछ दिया कि मैंने ये मीटर बीच में क्यों है। तो उसने मुझे बोला कि भैया मीटर इसलिए ना क्योंकि ये लंबी गाड़ी है, तो जो, अगर आप, जो मतलब जनरली अगर ड्राइवर बैठेगा तो जो पीछे बैठा होगा, पीछे बैठे को ना मीटर बिल्कुल ठीक दिखता है, अदरवाइज उसे मीटर नहीं दिखता। उसे बीच में बैठना पड़ता है मीटर देखने के लिए ड्राइवर का। तो जनरली जो मालिक बैठा होता है वो पीछे बैठा, तो उसे मीटर नहीं दिखता, इससे मीटर दिख जाता है। तो सारे क्रेडेंशियल मालिक को पता चल जाते हैं। ये उसने मुझे बात बताई थी, उस बंदे ने।
और ये बात बताने के बाद ना उसके चेहरे पे घमंड का भाव था कि उसने कितनी अच्छी बात समझाई है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मैंने वहां के उस शोरूम से गाड़ी नहीं बाय करी, मैंने कहीं और से बाय करी थी। फिर मुझे लगा क्या बेवकूफ और क्या जाहिल आदमी है। अच्छा, वो बहुत खुश हो रहा है, उसे लग रहा है उसने बहुत, चेहरा बता देता है ना, उसने बहुत कन्विंसिंग आंसर दिया। उसे लगा मैंने कितना कन्विंसिंग आंसर दिया है। अच्छा, आपको पता है कि जब उसने आंसर दिया तो मेरे दिमाग में क्या चला होगा? कौन कौन जानना चाहेगा, जो जिसकी वजह से मुझे वो स्टूपिड लगा? कौन कौन जानना चाहेगा? टाइप मी। यही मैं क्लाइंट की आइडियोलॉजी बता रहा हूं कि जब आप क्या कह रहे हो क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है। हुआ ये था, मेरे दिमाग में ये विचार आया कि टोयोटा कोरोला इससे बड़ी गाड़ी है, इससे महंगी गाड़ी है, उसमें मीटर इधर है, तो ये बात तो तय हो गया, ये मुझे उल्लू बना रहा था। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब टोयोटा कोरोला जो थी उसमें मीटर इधर था। उसको बोलते वक्त ये भी नहीं रियलाइज हुआ कि ये बात मेरे दिमाग में, अच्छा मुझे भी नहीं पता था मेरे दिमाग में आ सकती है। जैसे ही उसने मुझे ये बात बताई वैसे ही मेरे दिमाग में एकदम आया, और ये बात मैंने उससे कही नहीं, ना मैंने उससे बोली, क्योंकि वो मुझे इतना स्टूपिड लगा। स्टूपिड से ज्यादा मुझे ये लगा कि यार ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है। मतलब ये बात मुझे ज्यादा बुरी लगी थी कि यार मैं गाड़ी खरीदने आया हुआ हूं और ये मुझे क्या बेवकूफ समझ रहा है। क्या आप लोग ये गारंटी दे सकते हैं कि आप ये हरकतें नहीं करते हो सकता है कि आपको लगता हो कि हर बार जो पिच आप क्लाइंट को दे रहे हो, आपको आपको लगे कि ये मैंने कितना अच्छा समझा रहा हूं। ठीक है ना? नहीं, जो मीटर पे क्लाइंट, टोयोटा कोरोला उससे महंगी गाड़ी है, उसमें राइट साइड में मीटर है, तो यानी टोयोटा कोरोला के अंदर में ड्राइवर नहीं होते, ये क्या मतलब, ये तो ऐसे आ गया ना। तो सवाल ये आता है, क्या आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रही? और मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत बड़ी टीम रन करी है, और 90% केस में मैंने हर बार यही पाया है कि जब भी इंसान डील कर रहा होता है तो क्लाइंट को कन्विंस करने के चक्कर में वो इतनी बकवास बातें कर रहा होता है, इतनी बकवास बातें कर रहा होता है, और मैं अपना सर पकड़ रहा होता हूँ और मैं सोच रहा होता हूँ भाई ये क्लाइंट की शराफत है कि ये इसके मुंह पे नहीं बोला, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपके मुंह पे बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां से चुपचाप सरक के जाना पसंद करेगा। ठीक है ना? वो वहां से चुपचाप सरकना पसंद करेगा जो क्लाइंट होगा। और जो बोलने वाला होगा वो बोलेगा भी, लेकिन इस सेंस में नहीं बोलेगा, वो आपको कहेगा यार अपनी किसी सीनियर से बात कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो बॉस, हमेशा चीजों का ध्यान रखना, ये एक ऐसी चीज होती है जो हम में से बहुत ज्यादा लोग कर रहे होते हैं। अब आप ये कैसे पता करोगे कि मैं ये इस चीज का सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब कि मैं गलती कर रहा हूं मुझे पता भी नहीं चल रही। देखो, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर वन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक तो लिख के बात करोगे, लिख के बात करोगे। और दूसरी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जैसे कोई आप बात कर लेते हो, काम की बात कर लेते हो, उसके बाद में आपने जैसे अपनी बात बोली चुप हो जाइए। कोई इधर उधर की बात करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप बात करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आप कन्विंस करने के चक्कर में क्लाइंट को उल्लू समझ जाएंगे, और जहां आपने उल्लू समझा, ये डील मरती ही तब है जब आप उल्लू समझते हैं। मतलब आपका जब सीनियर आता है ना, आपने सीनियर की बात नोट करी होगी कि जो बहुत ज्यादा सीनियर होता है ना, वो क्लाइंट को उल्लू नहीं समझ रहा होता, ऑल्दो वो सबसे ज्यादा समझ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो उसको प्रतीत नहीं होने दे रहा होता। वो उससे बड़ी बड़ी सीधी सीधी बात करता है। जैसे अगर आप देखना कभी बिल्डर बैठ जाए तो वो बड़ी स्ट्रेट बात करेगा, कहता है जी आप ऐसे समझो। अगर बिल्डर आए, अगर कोई क्लाइंट बिल्डर से ये बोले कि भाई गारंटी देते हुए पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्डर क्या आंसर देगा? अब तुम बताना, ये बिल्डर बैठा है, मालिक बिल्डर, और ये सवाल अगर वो बिल्डर से कर दे कि भाई साहब पोजीशन दोगे या नहीं दोगे, तो आपको क्या लगता है बिल्डर क्या क्या बोलेगा? बिल्डर का क्वेश्चन, बिल्डर का आंसर बताना। अगर बिल्डर से बोल दिया उसने कि भाई साहब, बिल्डर मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा, ये छोटा मोटा बिल्डर नहीं, मतलब जिसकी यूनिट बिक के जानी है, बहुत अच्छी है। मैं बताऊं,
बिल्डर पता क्या बोलेगा, कह रहे भाई साहब अगर इतना सा भी डाउट है ना तो मत लेना। इसी के आसपास बोलेगा वो बिल्डर, इसी के आसपास, कि भाई साहब अगर आपको इतना सा भी डाउट है ना तो भाई मत लेना प्लीज, आप मत लेना। और ये कह के शायद वो चला भी जाएगा। सवाल ये आता है, अब मुझे बताओ इस बात के बाद इस सेल आने के चांस ज्यादा है या कम है इस बात के बाद? ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। और यही सोचो बिल्डर समझाने लग जाए, नहीं नहीं भाई साहब एक मिनट मेरी बात समझो, ये देखो मैं पोजीशन दूंगा, मैं पोजीशन नहीं दिया तो गारंटी 20 रुपए स्क्वायर फुट लौटाऊंगा, मेरे घर से आके ले जाना पैसे। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो देख लो, सोच लो। 90% ये तो नहीं बोलेंगे मेरे घर से आके ले जाना, लेकिन आप कन्विंस करने लग जाते हो, सर ये देखो पोजीशन सर्टिफिकेट, रेरा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट। आप सीधा बोलना उनको, कह रहे सर अगर आपको डाउट है ना, तो अगर एक पैसे का भी डाउट हो तो नहीं लेना, ठीक है ना, पोजीशन पे इस पे कोई भी डाउट हो मत लेना, बट मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देने दीजिए। अगर आप और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, लास्ट में अगर आपका कोई डाउट रह जाता है आपको नहीं लेना हो तो आप प्लीज मत लेना, डाउट एक एक भी डाउट रहेगा तो मत लेना। इस तरीके से, लेट मी कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन, तो इस तरीके से। सो ये एक पॉइंट होता है, यहां पर बोला जाता है कि जब आप कन्विंस करने लगोगे कुछ गलत निकल जाएगा मुंह से। यहाँ ये एक सेल्स की वो वाली टेक्निक है, इसके अंदर में ये बोला जाता है कि आपको सिर्फ ये बात अपने दिमाग में रखनी है, ये अपने दिमाग में एक बात रखनी है, जब भी कोई सामने वाला सवाल या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, आपको उसको दो भाग में डिवाइड करना है, जल्दी 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 दिमाग में दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, दो कैटेगरी। कैटेगरी नंबर एक, उसे बोलना है ग्रेड ए का क्वेश्चन। कैटेगरी नंबर बी, ग्रेड बी का क्वेश्चन। आप में से कौन कौन जानना चाहेगा कि ये कैसे डिवाइड होता है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी डिवाइड करने की? कैट ए और कैट बी। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो भी आप बोलने जा रहे हो ध्यान से सुनिए, अगर किसी ने सवाल पूछा और उसके उत्तर में मैथ है, मैथ मतलब सांख्यिकी, स्टैट्स है, कोई मैथ की डिजिट है, तो वो ग्रेड ए का क्वेश्चन है। और कोई भी बात आप ऐसी बोलने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा आंसर देने जा रहे हैं जिसके अंदर में मैथ नहीं आ रहा, वो ग्रेड बी का क्वेश्चन है। समझ गए? दोबारा दोहराओ, ध्यान से सुनो। आपके क्लाइंट ने कुछ भी पूछा, उसके क्वेश्चंस में जैसे उसने कुछ पूछा, उसके क्वेश्चन के अंदर में आपका जो आंसर आ रहा है उसे 1 मिनट के लिए रोक लो और अपने आप से पूछो, आप इसका ये आंसर दे रहे हो, उस आंसर में अगर मैथ है, जितना ज्यादा मैथ है तो वो उतना ग्रेड ए का क्वेश्चन है, और उसके अंदर में जितना कम मैथ है इसका मतलब वो ग्रेड बी का क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर। यह समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, अगर ग्रेड ए का क्वेश्चन है, अगर ग्रेड ए का क्वेश्चन है तो आप उसको आंसर करोगे, और अगर ग्रेड बी का क्वेश्चन है तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। दोबारा दोहराऊं, अगर तो क्लाइंट का क्वेश्चन ग्रेड ए कैटेगरी का है तो आप आंसर दोगे, और ग्रेड बी कैटेगरी का है तो आप उससे फर्दर क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है? ओके, कौन कौन एग्जाम्पल से समझना चाहेगा? एंड दोज हु लव एग्जाम्पल्स। ओके, अब ध्यान से सुनो जो कहने जा रहा हूं। अब एक काम करते हैं, आप मुझसे सवाल पूछिए, टाइप करके आप मुझसे सवाल पूछिए, और मेरा रिक्वेस्ट है क्वेश्चन जरा बकवास ही पूछना। कोई भी सवाल पूछो, बिल्डर से, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कुछ भी पूछो। अच्छा, एक सवाल आया, ध्यान से लो, एक सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन।
ओके वेरी गुड, दूसरा सवाल आया। आन दो सवाल, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्रेड ए ग्रेड बी कैसे होता है। अभी आप आज आज ही समझ जाओगे, टंटा ही कटेगा आज आपका क्लोजिंग का। ओके चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतने सारे रुक जाओ, मैं आपको एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। जो सबसे पहला सवाल था, अब आप लोग मुझे बताएंगे, आप अब आप बताना एक एक करके। जेपी मौर्य ने पूछा पजेशन लेट हुआ तो, पजेशन लेट हुआ तो इसके अंदर में, इसके आंसर में मैथ आ रहा है? इसके आंसर में पजेशन लेट हुआ तो, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मैथ आ रहा है। इसके अंदर होता है सर पजेशन लेट हुआ तो आपको 5 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पेनल्टी मिल जाएगी, ठीक है ना। आप ऐसे बोल दोगे सर 5 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको पेनल्टी मिल जाएगी, सिंपल। अब इसके बाद भी बंदा पूछता है और फिर भी पजेशन नहीं दिया तो, ये तो था ना पजेशन लेट हो गया तो, इसका तो आंसर है हमारे पास। लेकिन अगर कोई ये पूछे सर, और कोई आपसे पूछे पजेशन नहीं दिया तो, इसका कोई आंसर है मैथ में? जो मैंने पूछा पजेशन नहीं दिया तो इसका कोई कोई मैथ का आंसर है कि मैं बोलूं कि सर 2 गुना 2 4 गुना, नहीं सर पजेशन देगा, ऐसा कुछ है? तो ये कौन सी कैटेगरी में आया? ये कौन सी में आया? कैट 2, ठीक है ना, ग्रेड बी। तो इसका क्या बनता है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है या मुझे फर्दर क्वेश्चन पूछना है? फर्दर क्वेश्चन। अब ये एक स्किल है जो आपको सीखनी है, बस आप प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। घर में प्रैक्टिस करो, बच्चों के साथ करो, जल्दी सीख जाओगे। अब फर्दर क्वेश्चन क्या बनता है अगर देना चाहोगे तो? फर्दर क्वेश्चन जैसे सर, वो बोलता है अगर पोजीशन नहीं दिया तो, कह रहे सर पोजीशन दे दिया तो, पे बात कर लें। ठीक है, पोजीशन नहीं दिया तो क्या होगा? कह रहे सर पोजीशन दे दिया तो आपके हाथ से अच्छा प्रोजेक्ट निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? यस और नो? आपको क्या लगता है ये आंसर कैसा लगा जो मैंने बोला? सर पोजीशन दे दिया तो आपको लगता है आपके हाथ से एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल जाएगा? वो कहता है हाँ निकल जाएगा, तो सेल हो गई। वो कहेगा नहीं निकलेगा तो सेल नहीं हुई, बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज। ठीक है ना। तो ग्रेड बी का कभी भी आंसर नहीं देना, यह है क्लोजिंग के टिप नंबर 1। ठीक है, टिप तो बहुत सारी हैं। धर्मवीर जी, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे आप कन्विंस करो। मैंने आपको क्या बोला है, एक चीज ध्यान रखो, ग्रेड बी के सवाल का आप सीधा सवाल बोलोगे, सीधा सवाल, हम्बल हम्बल होके। ठीक है ना। अब मैं आपको और ऊपर के क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं आपको। जैसे एक ये वाला था, एक ने लिखा है, सैयद रहमान जी ने बोल रहा है, आई हैव बजट, डोंट लाइक दिस सोसाइटी, डोंट डोंट लाइक दिस लोकेलिटी। अब इसका भी ये कौन सा है, कैट ए या कैट बी? ग्रेड ए और ग्रेड बी? इट्स अ ग्रेड बी, इट्स अ ग्रेड बी। ठीक है ना। नाउ, तो आपका सवाल क्या है? उसने बोला कि आई हैव अ बजट बट आई डोंट लाइक दिस सोसाइटी। तो उससे पूछे कि सर ओके मुझे ये बताइए कि कौन सी सोसाइटी आप लाइक करते हैं, लेट मी नो कि कौन सी सोसाइटी आप लाइक करते हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, आप मुझे वो बताइए।
मैं आपकी हेल्प करूंगा, इतना टाइम हमने साथ बिताया है, तो क्या मेरा इतना अधिकार बनता है कि जो अगली प्रॉपर्टी आपके जो आपको पसंद है वो मैं आपको ढूंढ के निकाल के दे सकूं? क्वेश्चन। आप मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोला? ग्रेड बी का क्वेश्चन का आंसर फर्दर क्वेश्चन होता है। और बताता हूं मैं आपको, एक है ये, हम लोग क्वेश्चन से थे, ये प्रोजेक्ट थोड़ा दूर है नेशनल हाईवे से, ठीक है ना? तो किसने बोला कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा दूर है नेशनल हाईवे से? तो मैं अगर होता तो मैं पूछता, सर ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं से तो पास होगा, अगर ये कहीं से दूर है तो किसी के तो पास होगा। क्या बोलेगा उसका आंसर? कह रहेगा यस, कह रहे तो सर एप्रिशिएट ये तब भी करेगा, एप्रिशिएट ये तब भी करेगा, पहला। दूसरा आदमी बोलता है कि ये प्रोजेक्ट दूर है नेशनल हाईवे से, आप उससे पूछ सकते हैं क्या सर आपका क्या बजट है नेशनल हाईवे के करीब प्रोजेक्ट को बाय करने का? आप समझ गए? मतलब सामने वाला बोला है नेशनल हाईवे से दूर है, तो दूर है तो सस्ता होगा ना, क्यों संजय जी, सच कह रहा हूं, नेशनल हाईवे के पास तो महंगा होगा ना। तो आप उससे तो आप उससे पूछोगे सर क्या डू वी हैव अ बजट टू बाय अ प्रॉपर्टी नियर नेशनल हाईवे? ठीक है ना? अब मैं आपको सवाल बता रहा हूं, ये सवालों के ऐसे आंसर्स होते हैं। किस किस को ये जो मैंने आंसर दिया था ये ऑसम लगा? किस किस को ये ऑसम लगा? आपको लगता नहीं कि हम अच्छा, अभी अभी मैं इसका दूसरा दूसरा आंसर देने लग जाऊं, नहीं सर दूर कहां है, 5 मिनट का ड्राइव है, 10 मिनट लगते हैं वहां से यहां आने में। सर 10 मिनट के लिए इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कौन कौन एग्री करता है? 99% लोग यही करते हैं ना। सर 10 मिनट का ड्राइव है, 5 मिनट में हाईवे से आ जाओगे, यही करते हो ना? ये गलत होता है, फिर से लूज करते हो, फिर कहते हो यार क्लोजिंग बहुत टफ होती है। आपका सिर्फ एक एक फिनोमिना है कि आप अपने आप को कैट ए कैट बी में डिवाइड करो, उसके बाद में आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना? और ये एक दिन में नहीं होना, मेरा भी एक दिन में नहीं हुआ है, मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है। मेरे को तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि सामने वाला क्वेश्चन पूछते के साथ ही मेरा दिमाग ये प्रोसेस कर देता है कि क्वेश्चन ए बी ग्रेड का है या ये नहीं है। मेरे पास मतलब हर जगह में ये दिमाग को ट्यून्ड ही कर लिया है। और मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं ऐसे स्ट्रगल करता था कन्विंस करने के लिए, मुझे बहुत टफ लगता था ऐसे आंसर देना, लेकिन अब करते करते प्रैक्टिस करते करते ये बहुत ही ईजी हो गया। थोड़ा टाइम लगता है देखो इस चीज के अंदर में, है ना? तो और भी सवाल है, मैं आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको ये मतलब यहाँ पर मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मुझसे वर्स्ट टू वर्स्ट सवाल भी पूछ लीजिए, आपको लास्ट में ऐसा रियलाइज मैं करा दूंगा कि आप कितने स्टूपिड है। और ये मतलब मैं ऐसे ही करा दूंगा आपको। अगर आप मैं ये नहीं करा, अगर आपने स्टूपिड क्वेश्चन पूछा, अगर आपने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा तो नहीं, अगर आपने स्टूपिड क्वेश्चन पूछा तो ये मेरा प्रॉमिस है कि ये आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप स्टूपिड है। नहीं मैं विकास में एग्जांपल दे रहा था कि अगर अगर जेन्युइनली कोई पेनल्टी क्लॉज होता है तो। अब मुकेश जी ने बोला बिल्डिंग गिर गई तो व्हाट अबाउट बहुत कॉस्टली है? देखो कॉस्टली वाला जो आता है उसके लिए एक अदर, क्योंकि देखो कॉस्ट क्या है कहानी कि उसके बजट में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? जैसे मुकेश जी ने बोला बिल्डिंग गिर गई, तो मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ, मैंने कहा सर बिल्डिंग खड़ी रह गई तो आपके हाथ से प्रोजेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना? तो वो मतलब मैं तो थोड़ा सा मजाक में भी बोल देता हूँ, इसलिए मैं आपको वो मजाक नहीं सिखा रहा हूँ, जैसे मेरे साथ तो कई हो चुका है। एक बिल्डर ने बोला कि ये बिल्डर भाग गया तो, क्योंकि नोएडा में सवाल आते हैं, तो मैं तो मजाक मजाक में बोल देता हूँ, मैंने कहा सर वो तो ठीक है पर हम आज घर ही ना पहुंचे तो। मेरा ये आंसर था जेन्युइन। एक ने बोला बिल्डर भाग गया तो, मैंने कहा सर वो तो बात ठीक है लेकिन हम आज घर ही ना पहुंचे तो। सुबह सुबह सर 5 आज
इतिहास गवाह है कि आज 10,000 लोग घर नहीं पहुंचेंगे। हम नहीं पहुंचे तो क्या हम घर पे बोल के थोड़ी आए हैं कि आज आज आटा मत गूंदियो मेरे लिए, जब मेरा चेहरा देख ले तभी आटा गूंदियो। सर इतना रिस्क तो लेके चलते हैं, जान का, जान का। नहीं, मैंने बताया ना, मैं थोड़ा मुस्कुरा के बोलता हूँ, मेरा स्टाइल मैंने बताया ना थोड़ा सा कॉमेडी वाला स्टाइल है, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, हाथ पकड़ के, कंधे पे हाथ रख के, दोनों हाथ पकड़ के। सब एक बात बोलूं, मजाक मजाक में ऐसे दिमाग में आ गया, ऐसे बात करता हूँ मैं। तो अगर आप ये कर सकते हो तो करना, अदरवाइज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना। मतलब हाथ पकड़ लेता हूँ, थोड़ा सा मुस्कुरा लेता हूँ, मजाक में बोल देता हूँ। जैसे मान के चलो उनका नाम है रवि भाई, रवि भाई एक थोड़ा मजाक, आपकी बात से एकदम दिमाग में मजाक बात याद, एक बोल दूं, पक्का करे हाँ, तो परमिशन ले लेता हूँ, मैं कह रहा हाँ बोलिए। मैंने कहा सर घर ही ना पहुंचे तो, तब भी तो घर से निकले हैं, जान का रिस्क लेके निकल रहे हैं, आप पैसों की बात कर रहे हो सर, जिसके चांसेस ही लगभग ना के बराबर है। आज 10,000 लोग घर नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे करके बातें, एक्चुअली में क्या होता है कि आपके सवालों से उससे रियलाइज हो जाना चाहिए कि उसने कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है, आप कन्विंस नहीं करने चाहिए। दूसरा, अच्छा मैं सबेशियन आपसे एक सवाल पूछूं। आईफोन जो आता है वो आता है 1.5 लाख रुपए का, और सैमसंग का फोन आता है मैक्सिमम 70-80 हजार रुपए का। आपका कुछ भी खरीदने का अगर मन होगा तो आप दोनों में से कौन सा चार में आपका खरीदने का? हो सकता है सैमसंग भी हो, मतलब एप्पल होगा ना। पैसा कहाँ से आया इसमें? पैसा कहाँ से आया इसमें? ठीक है जी। कोई चीज जो महंगी होती है, छोड़ो, क्लाइंट का काम है, क्लाइंट का काम है आपसे पंगे लेना। आपका काम है बिलो द, बिलो द, जिसे हम कहते हैं बिलो द लाइन पढ़ना, कि लाइन के नीचे लाइन क्या लिखी है। वो क्लाइंट सिर्फ आपसे पंगे ले रहे हैं, उसको भी पता है कि अगर कोई चीज 1 लाख रुपए महंगी है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, कोई चीज 1 लाख सस्ती है तो उसमें कुछ सस्ता होगा। मेरा आपसे सवाल सिर्फ सबिशन आपसे पूछ रहा हूं, अगर लाइफ में आपको दो चीज बेचनी पड़े, एक सस्ती चीज और एक महंगी चीज, महंगा मतलब प्रीमियम ब्रांड, प्रीमियम बेचना पड़े, ब्रांड जो कि महंगा होगा, सस्ता जो नॉन ब्रांड होगा, आप किसे सेलेक्ट करोगे बेचने के लिए? प्रीमियम सेलेक्ट करोगे ना। आपके पॉकेट पैसे अलाउ करता है तो आप क्या खरीदना पसंद करोगे? ब्रांड खरीदना पसंद करोगे ना। तो आप ये मान के चलिए, महंगा होना आपके फेवर में जा रहा है। देखिए बड़ा प्लॉट प्लॉट अलग चीज हो गई। कोई भी चीज अगर आपके कॉम्पिटिटर से, मैं दोबारा दोहरा दूं, अगर आपका प्रोजेक्ट आपके कॉम्पिटिटर से महंगा है, ये बात आपके फेवर में जा रही है। ठीक है ना, ये फेवर में जा रही है आपके, आपके 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 फेवर से बाहर नहीं जा रही, ये चीज आपके फेवर में है। क्योंकि क्लाइंट का दिमाग सिर्फ इसमें चलता रहेगा कि ये महंगा क्यों है, और इस चक्कर में पता है क्या होगा, वो आपके प्रोजेक्ट की सारी खूबियां देखेगा। और अगर आपका प्रोजेक्ट सस्ता होता है तो वो आपके प्रोजेक्ट में क्या देखता, क्या देखता? खामियां। वो आपको बोलेगा जरूर तुम्हारा तो महंगा है, तुम्हारा तो ये, लेकिन अच्छा, आप अपने आप को, आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट महंगा लग, कोई किसी ने बताया कि एक जगह पे दो प्रोजेक्ट है, एक का है, एक ही लोकेशन है, एक ही सब कुछ है, सब कुछ एक है, और एक आपका 50 लाख का, उसी जगह पे दूसरा प्रोजेक्ट 60 लाख का है, तो जब आप 60 वाला देखने जाओगे तो सच सच बताना क्या देखोगे? आप बताओ चलो। जब 60 वाला देखोगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप क्या देखोगे? 60, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? आप यही तो देखोगे भाई, भाई क्या चीज है जो इसे 60 बना रही है। और जब आप कुछ अच्छा ढूंढ रहे होते तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और कोई सस्ता प्रोजेक्ट ढूंढने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बेकार मिलेगा। ठीक है ना। तो कोई भी चीज अगर आप महंगी बेच रहे हैं,
अगर आपके सराउंडिंग में 10 प्रोजेक्ट है, 10 में आपका सबसे महंगा है तो सबसे महंगा चुनना, ये आपके फेवर में जाएगा। ठीक है सेबेस्टियन जी? सेबेस्टियन सोच रहे थे कि मतलब वो कि मैं उन क्लाइंट से डील करूं ना करूं। ठीक है जी। सो ये था क्लोजिंग का आज एक पॉइंट था। क्लोजिंग के और भी 2-3 पॉइंट्स होते हैं, फिर कभी किसी दिन फ्यूचर के अंदर में क्लोजिंग को करेंगे। और क्लोजिंग फिर बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग पार्ट, बहुत मजा आता है। और मेरी क्लोजिंग आपने देखी होगी, जब मैं वेबिनार में आखिरी के अंदर में जब अपना कोर्स बेचता हूं, तो आप सब लोग गवाह हैं कि क्लोजिंग मेरी अच्छी है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? यू आर दी प्रूफ कि इस आज स्कूल के अंदर में 3100 से ज्यादा स्टूडेंट है और ना ऑल क्लोज बाय मी। ठीक है ना? तो अब आप याद करो क्लोजिंग के लिए, और किस किस को एक चीज और गाइस, बिफोर लिविंग किस किस को ये प्राउड महसूस हुआ है आफ्टर परचेजिंग दिस प्रोग्राम की यार 7,000 रुपये में हमारे को 10 टाइम्स का वैल्यू मिल गया? किस किस को रियलाइज हो चुका है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मतलब कि जो आपने पे किया था, वट एवर अमाउंट यू पेड, आपको उसको 10 टाइम्स का वैल्यू मिल गया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। या थैंक यू विकास, थैंक यू राहुल, थैंक यू गणेश। गणेश सेल हो जाएगी आपकी, बेफिक्र रहिए, मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? थैंक यू मिलन। ओके जी, सो टाइम टू लीव दिस सेशन। और सेशन को छोड़ने से पहले विजय, एक बार मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अशोक, मैं मीटअप प्लान कर रहा हूँ, मिलते हैं। थैंक यू अनुज। अब्दुल हमीद हो? ओके। हम अब्दुल हमीद, मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से टेलीग्राम का लिंक दूं मैं आपको नया बना के, पर मेरी मजबूरी है कि ये टेलीग्राम का जो लिंक है ना, ये आता है एक्सपायर्ड, और मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि कुछ लोगों को ये एक्सपायर्ड दिखाता है और कुछ लोगों को ये मिल जाता है। एक मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ उसका इलाज। अच्छा गाइस, बिफोर लिविंग दिस सेशन, जो भी आपकी लर्निंग थी, थैंक यू मोना मोरे जी। ओके, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप में से जो जो टेलीग्राम में नहीं है वो फिर ज्वाइन कर जाइएगा।
है ना, क्योंकि काफी लोग हैं जो रिक्वेस्ट करें, लेकिन मेरे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि कई कई डिवाइसेस पे टेलीग्राम का लिंक एक्सपायर आ जाता है, और कई लोग इसे ज्वाइन कर जाते हैं सीमलेसली, बड़ा इजीली ज्वाइन कर जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश ये करना, या तो अपना एक बार डिवाइस चेंज करके ज्वाइन करना, या अपना वाईफाई भी एक बार चेंज करना, या मोबाइल के लोकल नेटवर्क से एक बार ज्वाइन करना। क्योंकि पहले ये दिक्कत पहले आ रही थी कि जियो से ज्वाइन नहीं हो रहा था, जियो से, है ना। तो जियो में तो कोई दिक्कत थी, मतलब जो भी जियो का नेटवर्क यूज करते थे ना, जियो का वाईफाई, मतलब वाईफाई कह रहा हूँ, जियो का नेटवर्क जिनका था, तो वो यूज नहीं कर पा रहे थे। लेट मी, ये एक बार क्लिक करना, जरा देखना ज्वाइन हो रहे हैं क्या आप इसमें, मतलब जो जो लोग ज्वाइन नहीं है, एक बार इसको ज्वाइन करना, मतलब लेट्स सी, देखें। अब्दुल हमीद जी देखो, ये काम कर रहा है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप या तो डिवाइस चेंज करें एक बार, है ना, ये वाला एक बार, ये वाला क्लिक करें। जो लोग भी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है, प्लीज इससे ज्वाइन कर लीजिए। और अब्दुल हमीद जी एक काम करिए, अगर आपको नहीं मिलता ना, आप टेलीग्राम पे पहले टेलीग्राम का अकाउंट बना के आप, मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, एक मिनट अभी लिंक ले लीजिए, कोशिश कर रहा हूँ वो लिंक देने की आपको मैं, क्योंकि तो ये मैंने एक लिंक और दिया आपको, ये आपको मेरे पर्सनल उस पे ले आएगा, चैट पे, मतलब ये लिंक में अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर पाओगे, तो एटलीस्ट आपको ये मेरे पर्सनल चैट पे ले आएगा, तो वहां पर शायद मैं अब्दुल हमीद जी आपकी हेल्प कर पाऊँ, ये वाला। ओके, मैं देख लूंगा अभी, अब्दुल हमीद जी एक बार, तो मैंने भेज तो दिया है, लेट मी।
ओके अब्दुल जी, ये आपका है? चलिए मैं देख लेता हूँ, आपको यहाँ मैं लिंक भेज दूंगा फिर। ओके जी गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।